स्वागत है आप सभी का रिजल्ट मित्रा के प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम रहबर नवाज है और आप देखना शुरू कर चुके हैं नजरिया मेंस का, जिसमें ये नई श्रृंखला आपके लिए एक बेहतरीन मार्गदर्शन की तरह काम कर रहा है, जिसमें हम न्यूज़पेपर के प्रमुख आर्टिकल्स को लेकर के आपसे चर्चा कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ हम आपको पढ़ाने नहीं आए हैं बल्कि हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर मैं एक सिविल एस्पिरेंट होता तो किसी न्यूज़ आर्टिकल को देख करके कितने डायमेंशन उससे निकाल सकता, क्योंकि न्यूज़पेपर की चाह हमारे लिए खोलती है मेंस की राह। अगर आपने डेली न्यूज़ पर आधारित माइंड मैप बना लिया और यह माइंड मैप आपके ब्रेन को ट्रेन कर दिया कि किस प्रकार से हमें इस आर्टिकल का अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग यूज करना है, तब जाकर के ये करंट अफेयर आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो पाएगा। बहरहाल पिछले 2 एपिसोड में आपके द्वारा दिया गया प्यार, आपके कमेंट बॉक्स में भर भर के किए जाने वाले शानदार कमेंट्स, सबके कमेंट्स मैं देख रहा हूं, समझ रहा हूं, जिसमें कई लोग सिफारिशें कर रहे हैं कि सर बोर्ड पे खड़े होकर के पढ़ाइए। देखिए, संसाधनों की अभी जितनी भी सीमाएं हैं उन सीमाओं में बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन आपका ओरिएंटेशन, अध्यापक आपको कैसे पहुंचा रहा है कंटेंट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कंटेंट को कितना प्राप्त कर पा रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो युद्ध थी रामायण की, जो प्राप्त और पर्याप्त की लड़ाई है, रावण के पास जो है प्राप्त उसके लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए हार जाता है, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पास जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, इसलिए वो जीत जाते हैं। इसलिए प्राप्त और पर्याप्त की लड़ाई से बचें और जो आपके पास है वही अपना है, इस पर यकीन रखें और हमारे साथ करंट अफेयर की इस ब्रह्मास्त्र सीरीज को एंजॉय करिए, क्योंकि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का कोई भी पेपर हो, जीएस पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड इवन ऑप्शनल पेपर या स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन, उसमें करंट अफेयर का रोल दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप थोड़ी सी भूल कर रहे हैं। थोड़ी सी भूल ये है कि आपने मेरी 2 पिछली वाली वीडियो को मिस कर दिया है, उसको जरूर देख लीजिएगा, फिर और बेहतर तरीके से आप हमारी क्लास को एंजॉय कर पाएंगे। और साथ ही साथ मैं आपको आज शुभकामना देना चाहता हूं भारतीय राष्ट्रीय संविधान दिवस की, क्योंकि आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन काम करने के बाद भारत की संविधान सभा ने आध्यात्मिक आत्मार्पित किया था भारत के संविधान को, और पूर्ण रूप से इसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। आप में से बहुत लोग सोचते होंगे कि 26 जनवरी का दिन ही क्यों चुना गया, तो 26 जनवरी का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि 1929 को लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, और इस कांग्रेस के अधिवेशन में यह डिसाइड किया गया था कि हम आने वाले अगले वर्ष यानी 1930 के 26 जनवरी को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। उसी के याद के उपलक्ष्य में जब भारत आजाद हुआ और संविधान बनके तैयार हुआ, तो हमने 26 जनवरी डेट को रिमाइंडर रखने के लिए उसको संविधान को पूर्ण रूप से लागू करने का डेट बनाया, जिसमें संविधान सभा की आखिरी बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी, जब सभी उपस्थित सदस्यों ने ओरिजिनल संविधान सभा पे अपने हस्ताक्षर किए थे। तो आइए हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए आज अपने इस रिजल्ट मित्रा के प्लेटफॉर्म पर ये अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं कि लक्ष्य को हासिल करके रहेंगे। प्रत्येक रिजल्ट मित्रा का अभ्यर्थी सफल होकर के रहेगा, यही रिजल्ट मित्रा का ध्येय है। हमारी मेहनत और आपकी सफलता ही मिलकर के रंग लाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, देर किस बात की। पहला आर्टिकल मैंने आज उठाया है, ये जनसत्ता के अखबार की हेडिंग थी कि सुंदरवन में 1500 कैमरों के साथ बाघों की गिनती प्रारंभ की जा रही है। ठीक है भैया, प्रारंभ कर दी गई, कोई बात नहीं। इस आर्टिकल से क्या क्या बातें निकल करके सामने आई, तो जो बात निकल के सामने आई वो आया कि पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में वार्षिक बाघ की गणना की जा रही है और दुनिया का यह सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है।
तो इतने से तो काम चलने वाला नहीं है। तो फिर क्या क्या होना चाहिए? उसके लिए आपको आवश्यक है कि आप ये जानो कि आखिर सर्वप्रथम यह जो बाघ है इसकी गणना आवश्यक क्यों है और इसको बनाए रखना यानी इसकी जनसंख्या को बनाए रखना आवश्यक क्यों है। अब ये बताओ, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, थोड़ा सा आप यहाँ मेरा साथ दीजिएगा। अब मान लीजिए कि आप पृथ्वी पर एक विशाल वृक्ष, घने जंगल देख रहे हैं। विशाल वृक्ष हैं, छोटे वृक्ष हैं और घने जंगल हैं। इसको बकरियां खा रही हैं, इसको जिराफ खा रहा है, इसको गाय खा रहे हैं क्योंकि ये शाकाहारी हैं। और फिर उसके बाद इनके खाने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है क्योंकि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब किए रहते हैं, लेकिन जब उनको काटा छाटा जाता है तो वो CO2 छोड़ देते हैं। फिर वापस से ये मनुष्यता के लिए क्या होगा? मनुष्यता के लिए खतरा उत्पन्न करेगा। सांस लेना, ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाएगा? यहाँ पे कम हो जाएगा। मनुष्य फिर पौधे लगाएगा, फिर शाकाहारी जंतु उसको खा लेंगे। तो प्रकृति ने इसको बैलेंस करने के लिए मांसाहारी जीव जंतुओं को शामिल रखा है। सोचिए, अगर मांसाहारी अपघटक ना होते तो कितने लोग और कितने जीव जंतु जो मर करके पृथ्वी के सतह पर पड़े रहते हैं, क्या उनको सड़ाया गलाया जा सकता अगर सब कुछ शाकाहार में होता? तो ये सब प्रकृति का नियम है। उसने इकोसिस्टम को बैलेंस बनाए रखने के लिए शाकाहारी और मांसाहारी दोनों लोगों की प्रभुत्ता रखी है, जिसमें दोनों एक दूसरे के ऊपर प्रभावी होते रहते हैं। लेकिन इसमें सर्वाधिक प्रभाव होता है मांसाहारी का, ठीक है, भले वो संख्या में कम हो, लेकिन इनको मजबूती दिया हुआ है ईश्वर ने इनके स्ट्रक्चर में, इनकी शक्तियों में, इसलिए वो शाकाहार पे भारी पड़ जाते हैं और फिर उनको बैलेंस सिस्टम के तहत, इकोसिस्टम का जो बैलेंस है उसके माध्यम से बैलेंस करते हैं। ठीक है, अगर ये बाघ और शेर ना हुए तो फिर इनका जो भक्षण वो करते हैं, शिकार करते हैं, अगर ना करेंगे तो तेजी से वन संसाधन और कार्बन का मात्रा बढ़ जाएगी, कार्बन की, और ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा। तो अब इससे क्या निकलता है? बिटवीन द लाइन का प्रोसेस निकलता है। क्या है भैया? बिटवीन द लाइन का प्रोसेस ये कहता है कि अभी वर्तमान में संविधान माफ कीजिएगा, संविधान का नाम लिया मैंने, यहां संसद में हाल ही में रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि 3682 यानी 3682 संख्या हो गई है भारत में कुल बाघों की, और ये विश्व के 70% ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन का हिस्सा भारत रखता है। लेकिन ये जो रिपोर्ट जारी की गई है सह शिकारी शिकार 2022 शीर्षक से, यह जारी किया है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने और वन्य जीव संस्थान ने मिलकर के, और ये कहा है कि 2006 में जहां 1411 थे वो अब बढ़ करके 3682 हो चुके हैं। लेकिन इससे पहले अगर इस पॉइंट को मुझे मेंस के लिए यूज करना हो, जैसे प्रीलिम्स के लिए तो डायरेक्ट यूज कर सकते हैं कि वर्तमान में भारत में बाघों की कुल कितनी संख्या है, तो 3682 ट्रिक लगा लिया, 2 नंबर मिल गया। लेकिन मेंस में यूज करना हो तो कैसे करेंगे? अगर एसए के पेपर में अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा करके देखिएगा तो आपको नजर आएगा कि हमें भारतीय होने पर गर्व क्यों होना चाहिए। ठीक है, तो आप देखिए, हमें भारतीय होने पे गर्व इसलिए होना चाहिए क्योंकि हम अपनी राजनीति की बात करेंगे, राजनीतिक उन्नति, आर्थिक उन्नति, सामाजिक उन्नति, पर्यावरणीय उन्नति, सांस्कृतिक उन्नति, धार्मिक, इस सब के बारे में बात करेंगे। तो जब इन्वायरमेंट का सेक्शन आएगा तो उसमें क्या हम नहीं बता सकते हैं कि जब विश्व टाइगर की जनसंख्या को लेकर के परेशान था कि इनकी जनसंख्या लगातार घटती जा रही है, उस परिप्रेक्ष्य में भारत ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लेकर के आता है और 1973 से लेकर के 2022 तक विश्व की 70% बाघों की आबादी बढ़ाने में भारत का हिस्सा रहता है। इसलिए मुझे गर्व होना चाहिए कि भारत जीव जंतुओं को बचाने में भी बेहतर योगदान दे रहा है। समझ गए इतना पॉइंट? फिर अगर डायरेक्ट फैक्ट आए कि कौन सा ऐसा राज्य है जो प्रथम स्थान पर है बाघों की संख्या में, तो आप कौन सा बताएंगे? मध्य प्रदेश है, जिसमें लगभग 60 टाइगर रिजर्व अब तक बनाए जा चुके हैं। 60 टाइगर रिजर्व है, लेकिन मध्य प्रदेश के बाद कर्नाटक और उत्तराखंड का स्थान आता है। इसमें आप प्रमुख रूप से कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा, संजय दुबरी टाइगर रिजर्व प्रमुख हैं, ये जो
मध्य प्रदेश में अवस्थित है। और अभी हमने बताया आपको कि 1973 में क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया इंदिरा गांधी के ज़माने में, लेकिन ये 1972 में जो स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था इन्वायरमेंट पर, उसी की परिणति थी। तुरंत 1 साल बाद इंदिरा गांधी ने ये काम किया कि वो प्रोजेक्ट टाइगर लेकर के आई। तो अगर मैं होमवर्क आपको दूं तो क्या करना चाहेंगे, जरा आज आप होमवर्क नोट कर लीजिए। स्टॉकहोम कन्वेंशन क्या है, स्टॉकहोम कन्वेंशन क्या है, इसके बारे में जरा पता करिए। तो 1972, फिर मैंने बताया कि 70% बाघों की आबादी बढ़ रही है और ये लगभग प्रत्येक वर्ष दो वर्षों में क्या हो रहा है, इसमें 6 से 7% की वृद्धि देखी जा रही है। लेकिन इसका अगला पॉइंट क्या निकलेगा इस आर्टिकल से कि बाघों की जनगणना अगर हो रही है तो करा कौन रहा है, ये कराता है भैया राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, जिसका गठन 2006 में किया गया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में ही संशोधन किया गया 2006 में, और इस अथॉरिटी को बनाया गया जो कि बाघों के संरक्षण को देखता है और टाइगर रिजर्व की घोषणा करने में राज्यों की सहायता करता है। ठीक है, भारत में पाए जाने वाले बाघों की आईयूसीएन लिस्ट, कोई भी जब जानवर पढ़ें आप, वन्यजीव पढ़ें, तो अगर देखें लॉयन देख रहे हैं आप, काजीरंगा में गेंडा देख रहे हैं आप, लंगूर देख रहे हैं आप, पांडा देख रहे हैं, तो आप तुरंत आईयूसीएन के बारे में जानने की कोशिश करिए कि उसके आईयूसीएन की लिस्ट में इसका क्या स्थान है, क्या पोजीशन दिया गया है। तो अगर आईयूसीएन की बात करें तो चलिए नेक्स्ट होमवर्क लिखिए, आईयूसीएन क्या है थोड़ा सा बता दूं मैं कि ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को देखता है और केन्या की राजधानी नैरोबी में इसका मुख्यालय है और यही रेड डाटा बुक जारी करता है और उसमें बाघ पैंथेरा टाइग्रिस, जिसका साइंटिफिक नाम है, वो इसके लिस्ट में लुप्त प्राय घोषित किया गया है, जो कि बिल्ली की नस्लों में सबसे बड़ा होता है। और जब की बात कर रहा हूं कि 100 साल पहले की बात अगर की जाए तो भारत में ही नहीं बल्कि वैश्विक रूप से 11-12 हजार से भी ज्यादा इनकी संख्या थी, जो वर्तमान में 93% तक घट गई है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पहले राजा महाराजे और ब्रिटिशर्स क्या करते थे, इनका अवैध शिकार करते थे, इनके चमड़ों के लिए, इनके खुर के लिए, और उन सब से दवाएं बनाई जाती थीं, उसका प्रयोग सिंहासन पे किया जाता था, जिसकी वजह से मनुष्य की लालसा ने और उसके लालच ने इस महत्वपूर्ण जंतु का क्या कर दिया है, उसकी जनसंख्या घटा दी है। और बाघ का संरक्षण इसलिए भी आवश्यक है वर्तमान में क्योंकि हमारा राष्ट्रीय पशु है। ठीक है, अब केवल 13 देश ही ऐसे हैं जिसमें प्रमुख रूप से बाघों की संख्या पाई जाती है। ठीक है, और बाघों के संरक्षण की बात की जाए तो कई सारे वैश्विक कार्यक्रम अब तक चलाए जा चुके हैं, जैसे एकीकृत बाघ प्रवास संरक्षण कार्यक्रम, ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम, और रूस में सेंट पीटर्सबर्ग में 2010 में एक सम्मेलन हुआ था इन्हीं टाइगरों की जनसंख्या को बढ़ाने को लेकर के, और टारगेट रखा गया था T/2 यानी टाइगरों की संख्या दुगुना करना, और 2022 टारगेट रखा गया था, जबकि 2019 में ही भारत ने इससे पहले ही अपना टारगेट पूरा कर दिया। तो बताइए हमें भारतीय होने पे गर्व होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि अगर हम कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, पर्यावरणीय, तो हम उस लक्ष्य के डेट से पहले ही क्या कर लेते हैं, अचीव कर लेते हैं। जैसे सौर ऊर्जा के उत्पादन का जो लक्ष्य था भारत का 175 गीगावाट, वो बहुत पहले ही अचीव कर लिया गया है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, 500 गीगावाट का टारगेट रख रहे हैं 2030 तक। अब इसमें प्रमुख रूप से जंगली जानवरों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, ये टॉपिक है। तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि अगर जीव जंतु बचे रहेंगे तो पर्यावरण बैलेंस बचा रहेगा, पर्यावरण बैलेंस बचा रहेगा तो O2 और CO2 का जो बैलेंस है वो बना रहेगा, जिससे मनुष्यता पे कोई भविष्य में खतरा नहीं पड़ेगा। अब ऐसे में टाइगर रिजर्व की बात आई तो सबसे पहले हम ये जान ले कि प्रथम टाइगर रिजर्व कौन सा था। तो सबसे पहला टाइगर रिजर्व था जिम कॉर्बेट, जो कि उत्तराखंड में अवस्थित है। ठीक है, फिर उसके बाद बात होती है कि अब तक कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो 54 से 55 टाइगर रिजर्व अब तक बना दिए गए हैं। ये थोड़ा सा अभी घोषणा नहीं हुई है, अटका हुआ है, इसलिए अभी 54 ही माना जा रहा है, जल्दी 55वें की भी घोषणा हो जाएगी। लेकिन डायरेक्ट मिलान करने को अगर प्रश्न आ जाए तो मुझे लगता है इसका तुरंत आपको स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए, जिसमें से प्रमुख लगातार जो मैंने एनालिसिस किया है वो PCS एग्जाम और UPSC एग्जाम में मिलान को आता है, वो कुछ प्रमुख रूप से हैं, जैसे
नामदफा और पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में, मानस, नामेरी, काजीरंगा असम में, दम्फा मिजोरम, सुंदरवन और बुक्सा वेस्ट बंगाल, सिमलीपाल और सतकोसिया उड़ीसा, ठीक है। फिर इंद्रावती छत्तीसगढ़, नागार्जुन सागर ये आपका आंध्र प्रदेश, बांदीपुर कर्नाटक, मुद्दुमलाई, अन्नामलाई ये सब कहाँ है, तमिलनाडु, पेरियार, पराविकुलम, ठीक है, ये आपका केरल में, नागरहोल, भद्रा, अंसी कर्नाटक में, तडोबा अंधेरी ये आपका कहाँ पे होगा, तडोबा अंधेरी ये आपका महाराष्ट्र में होगा, पेंच और रणथंभौर सरिस्का राजस्थान में, दुधवा यूपी में, ठीक है। ये प्रमुख रूप से हैं जो पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन हॉल में। अब बात करते हैं उपराज्यपाल से संबंधित और राज्यपाल से संबंधित जो विवाद चल रहे हैं उनकी, कि ये क्यों चर्चा में बने हुए हैं। ऐसे 3 आर्टिकल आए थे। पहला था तो ये, दूसरा ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने केरल के राज्यपाल को पंजाब का फैसला पढ़ने की सलाह दी है, और चौथा जो था ये संपादकीय था जनसत्ता में कि कानून बनाम पेंच। तो क्या है इसमें, क्या क्या पॉइंट निकाले जा सकते हैं जो आर्टिकल में दिए गए हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल की अगर बात करें तो आर्टिकल में वर्णन है कि दिल्ली में अधिकारों की नियुक्ति को लेकर केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल में खींचातान तो चलती आती है। IAS अफसरों के निमंत्रण की बात है तो उस पर मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट ने आरिफ मोहम्मद खान साहब जो कि कहाँ के हैं, केरल के राज्यपाल हैं, उनसे कहा है कि आप जो है पंजाब के मामले पे हमने जो फैसला दिया था उसको जरा सा आप पढ़ें और समझें, जिसमें उसने कहा था कि राज्यपाल को बहुत लंबे समय के लिए कोई विधेयक लंबित नहीं किया जाना चाहिए। चलिए भैया ठीक है, ये बात हो गई। अब हमको इसमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या समझना है, ये देख लेते हैं। ये देखने के लिए सबसे पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। चलिए देते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, मान लीजिए कि ये एक परिवार है और इसमें पिताजी हैं, माताजी हैं, इन दोनों के ऊपर दादा और दादी जी हैं, और इन दोनों के नीचे घर के छोटे सदस्य हैं, यानी इनके बच्चे या भाई वगैरह हो सकते हैं, छोटे सदस्य हैं। अब बताओ, परिवार के अंदर अगर शक्ति देनी हो मुझे तो क्या मैं शक्ति सिर्फ पिताजी के पास दूं या माता के पास दूं या फिर छोटे सदस्यों के पास दूं? तो आप जवाब करोगे कि शक्ति, जवाब दोगे कि शक्ति एक जगह अगर रहेगी तो क्या होगी, खतरनाक हो जाएगी। यानी शक्तियों का केंद्रीकरण क्या, तानाशाही उत्पन्न करता है। तो इसलिए क्या हुआ, मैंने पिताजी को कुछ शक्तियां दे दी, कुछ शक्तियां माता को दे दी और कुछ शक्तियां छोटी छोटी मैंने छोटे सदस्यों को दे दी। लेकिन इन शक्तियों को एनालिसिस करने के लिए, जांचने के लिए कोई सुप्रीम होना चाहिए। तो दादा दादी की तरह से 2 लोग काम करेंगे, एक तो राष्ट्रपति और दूसरा न्यायपालिका काम करेगी। अब यहाँ पे पिताजी जो है, ये परिवार जो है ये राष्ट्र है यानी भारत है, ये पिता जो है ये केंद्र सरकार है, ये माता जो है राज्य सरकार है, और ये छोटे सदस्य जो हैं पंचायत और नगर पालिका और नगर निगम है। अब ऐसे में देखो कि कुछ पॉइंट पे काम करने का अधिकार पिताजी का है यानी केंद्र का, कुछ पे माताजी का है राज्य का। लेकिन कई बार क्या होता है, घर में माताजी कोई फैसला ले ली होती है, लेकिन उसको अगर पिताजी पूरे परिवार के उपलक्ष्य में बेहतर नहीं समझते हैं तो उसको परिवर्तित कर सकते हैं, यानी उनके द्वारा बनाया गया फैसला मान्य होता है ना। ऐसा ही भारत के संविधान में वर्णित है कि कुछ ऐसे भी विषय होंगे जिस पे दोनों कानून बना सकते हैं मिलकर के, यानी राज्य भी बना सकता है और केंद्र भी, जिसको कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं, और ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से सीखा गया है। नोट करिए ये पॉइंट। तो ऐसे में अगर राज्य भी उस पे कानून बना ले और केंद्र भी बनाना चाहे तो बना तो सकते हैं, लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो केंद्र सरकार वाला कानून मान्य होता है। तो फिर ये छोटे सदस्यों को कैसे, क्या परिवार में शक्ति मिली? ये छोटे सदस्य जो कि पंचायत और नगर पालिका हैं, उनमें से
राज्य की ही शक्तियों को निकाल करके ट्रांसफर किया गया। जैसे मम्मी के पास क्या शक्ति होती है आपके घर में, आपके घर में मम्मी के पास शक्तियां हैं, अगर वो गृहिणी है, घर संभालने वाली हैं, तो खाना बनाने का उनको अधिकार है, कपड़ा वगैरह, घर की साफ सफाई करना। तो उसी में उन्होंने क्या किया, छोटे बच्चों को कहा कि मैंने कपड़ा धो के छत पे डाला है, उसको लेके नीचे आओ, प्रेस करो और उसको तह करके अलमारी में रख दो। फिर उन्होंने कहा कि मैंने एक काम किया हुआ है कि मैं यहाँ पर सब्जी बना रही हूं, तुम जरा सा इसको देख लो, सब्जी को चला करके देख लो। काम को बांटा, ये मम्मी का काम था। छोटी बहन है, छोटा भाई है, भाई को कहा बेटे को कि बेटा कल तुम्हारी बहन ने झाड़ू लगाया था, आज तुम झाड़ू लगा लो। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि बहन को कहा झाड़ू लगाने का, हर पुरुष को भी घर में झाड़ू लगाना चाहिए। ये क्या कि सिर्फ महिलाएं ही काम के लिए बनी हुई हैं? बिल्कुल नहीं। एक पुरुष को जिस दिन पुरुष किचन में नजर आने लगेगा ना, उस दिन महिलाओं का आधा सशक्तिकरण वैसे ही प्राप्त हो गया होगा। बल्कि जरूरत इस बात की है कि प्रत्येक घर की बड़ी महिलाएं उस बात को सपोर्ट करें, तब परिवार सुधरेगा और पुरुषों के अंदर से पुरुषवादी मानसिकता दूर होगी। ठीक है, तो ये पॉइंट आप समझ गए। लेकिन अब इसी में जैसे पिताजी के ऊपर कार्य करने के लिए, उनके जो भी वो कार्य करते हैं उनको अधीक्षण देने के लिए दादाजी थे, वैसे ही राज्य को अधीक्षण देने के लिए यहाँ पे राष्ट्रपति था केंद्र में, तो राज्य में होता है कौन? राज्यपाल। राज्यपाल होता है। अब ये बताओ कि अगर राज्य माता जी काम कर रही हैं और जो राज्यपाल हैं वो चीजों का सही से समर्थन ना करें, वो चीजों में कठोरता उत्पन्न करें, उनका काम है सहयोग करना, क्योंकि भारत का संविधान राज्यपाल से डिमांड करता है कि वो क्या करे, संवैधानिक सत्ता पर बैठ करके वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के अप्रोच से काम ना करके संविधान ने जो उसे शक्ति और बाउंडेशन दिया है उसके तहत काम करे, बल्कि होता इसके विपरीत है। ठीक है, ऐसे में इनका अगर मामला देखिए, केरल के जो ये राज्यपाल हैं, इन्होंने 2 वर्षों से 12 से अधिक बिल केरल राज्य सरकार का अटका रखा है। ऐसा क्यों कर पाए ये? क्योंकि राज्यपाल को कुछ शक्तियां मिली हुई हैं जिसमें वो अगर विधेयकों को पारित होने के बाद उसके पास जाता है, क्योंकि भारत नहीं बल्कि वैश्विक रूप से आप देखते हैं जब तक वहां का मुखिया साइन नहीं करता है कोई भी कानून नहीं बनता। तो भारत में अगर संसद से कोई विधेयक पारित होकर के राष्ट्रपति के पास जा रहा है, वो साइन करेगा तब वो कानून बनेगा। वैसे ही राज्य में क्या होता है, विधानसभा अगर कोई विधेयक पारित करके राज्यपाल को भेजे तो उसके पास कुछ शक्तियां होती हैं। कौन कौन सी? पहला कि वो डायरेक्ट साइन कर दे, दूसरा कि वो उस पे पुनर्विचार के लिए भेज दे, तीसरा पुनर्विचार के लिए वापस आए तो फिर उस पे साइन करे, चौथा उसको जेबी वीटो का प्रयोग कर ले या जवाब ही ना दे। जेबी वीटो का यानी जेबी में रख लिया, ये शक्तियां प्राप्त है उसे। और चौथा जो मेन शक्ति इसको प्राप्त है, जो राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है, राज्यपाल चाहे तो कुछ विधेयकों को अगर वो उच्च न्यायालय से संबंधित हो, वो रेलवे से संबंधित हो, जो राज्य सरकार बना रही हो और राज्य की संवैधानिक स्थिति को बिगाड़ने वाली हो, तो ऐसे विधेयकों को वो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है, राष्ट्रपति का मत जानने के लिए। यानी फाइनली राष्ट्रपति का मत जानना यानी केंद्र सरकार का मत जानना। यही सारे मुद्दे क्या होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट के मुद्दे तब बन जाते हैं जब केंद्र में कोई दूसरे की सरकार हो। जैसे वर्तमान में केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, पंजाब, इन सब में किसकी है? गैर बीजेपी की सरकारें हैं। और इसलिए यहाँ पे जो राज्यपाल होते हैं, चूंकि उनकी नियुक्ति केंद्र सरकार की सिफारिश पे राष्ट्रपति करते हैं, तो वो अपने आप को केंद्र के अधीन सेवा समझ करके केंद्र की मंशा के अनुसार कार्य करना जब प्रारंभ कर देते हैं तो फिर कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। और यही कॉन्फ्लिक्ट उठ करके कहां जाता है? सुप्रीम कोर्ट के पास, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार है कि अगर राज्य से कोई संबंध बिगड़े, राज्य और केंद्र से कोई संबंध बिगड़े, तो ऐसे सभी मामले सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में चलाए जा सकते हैं। यह उसका मूल क्षेत्राधिकार है जो भारत के संविधान आर्टिकल 131 में एग्जाम्पल दिया गया, इसका एक्सप्लेन किया गया, पढ़ लीजिएगा 131। ठीक है, तो चलिए बिटवीन द लाइन का प्रोसेस समझ लेते हैं सर।
पहला बात आता है कि जैसे ही मैंने आर्टिकल देखा तो मेरे दिमाग में आया राज्यपाल के पोस्ट के लिए क्या क्या संविधान में वर्णन है। तो मैंने याद किया कि भारत के संविधान भाग 1 में भारत और संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बात की गई है, भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं जो कि आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक है, फिर उसके बाद भाग 4 में डीपीएसपी है जो कि 36 से लेकर के आपका 51 तक है, फिर उसके बाद मौलिक कर्तव्य भाग 4A में है जो 51A के अंतर्गत सब आर्टिकल के अंतर्गत 11 मौलिक कर्तव्य हैं, फिर उसके बाद भाग 5 में केंद्र सरकार है और भाग 6वें में आकर के राज्य सरकार शुरू होता है और राज्य सरकार का मुखिया होता है राज्यपाल और राज्यपाल के केसेस के बारे में, उसके समस्त शक्तियों के बारे में जो वर्णन है वो आर्टिकल 153 से लेकर के 162 तक बताया गया है। किसके बारे में? राज्यपाल की शक्तियों के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब ऐसे में अनुच्छेद 153 क्या कहता है? ये कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा जिसकी न्यूनतम सीमा क्या होगी? 35। मैक्सिमम का कोई संविधान में वर्णन नहीं है। भारत का नागरिक हो, दिवालिया घोषित ना हो, किसी सरकारी कंपनी में काम ना कर रहा हो और वो क्या हो? विधानसभा का सदस्य चुने जाने के लायक हो। साथ ही साथ ये तो मूल संविधान में ऐसा वर्णन किया गया था कि एक राज्य के लिए एक ही आदमी राज्यपाल होगा, लेकिन 7वां संविधान संशोधन किया गया और उसके तहत कहा गया कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। लेकिन ये जो सभी विवाद चल रहे हैं इसमें हमें क्या क्या पॉइंट देखने हैं? हमें सुप्रीम कोर्ट का कुछ वक्तव्य देखना है, कुछ प्रमुख आयोगों की सिफारिशें देखनी है और वो जो मुद्दे हैं उनको डिस्कस करना है ताकि आप ये ग्रिप बना लो कि राज्यपाल से संबंधित संवैधानिक मुद्दे क्यों हैं। सर ये अचानक आप संवैधानिक मुद्दे लफ्ज का प्रयोग क्यों किए? क्योंकि यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में 2019 या 17 से लेकर 19 के बीच का जीएस पेपर 2 का मेंस का पेपर देखिएगा, उसमें पूछा है कि भारत के राज्यों में, राज्य सरकारों में और राज्यपाल के समक्ष कौन सी गैर संवैधानिक मुद्दे हैं जो विवाद का कारण है? गैर संवैधानिक। तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं संवैधानिक मामलों पर। ठीक है, गैर संवैधानिक मुद्दा पूछ चुका है तो अब हो सकता है संवैधानिक मुद्दा पूछ ले। ठीक है, तो राज्यपाल के पद पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार कहा था कि यह केंद्र के अधीन सेवा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में यह बात क्लियर कर दी थी कि राज्यपाल ये ना समझे कि वो केंद्र के अधीन सेवा कर रहे हैं, बल्कि वो स्वतंत्र रूप से एक संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हुए हैं। ऐसे में राज्यपाल को क्या करना चाहिए? भले वो सिफारिश पर केंद्र के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होता है, लेकिन वह राज्य सरकार को केंद्र के आधार पर नहीं चला सकता, बल्कि उसको जो शक्तियां और लिमिटेशन मिला है उसके अनुसार उसे चलाना चाहिए। शक्तियां क्या क्या है भाई? उसको विधायी शक्ति है, वो सत्र बुला सकता है विधानसभा का, सत्र का सत्रावसान कर सकता है। कार्यकारी शक्तियां शपथ दिला सकता है, नियम कानून बना सकता है। न्यायिक शक्तियां कुछ मामलों में मृत्यु दंड को पूर्ण रूप से माफ करने के अलावा सभी प्रकार की उसको न्यायिक शक्तियां प्राप्त है जो राष्ट्रपति को प्राप्त है। सजा को कम कर सकता है, सजा की प्रवृत्ति को बदल सकता है, कुछ समय के लिए रोक लगा सकता है। ठीक है, मृत्यु दंड को पूर्ण रूप से माफ ना करके आजीवन कारावास में बदल सकता है। ठीक है, वह राष्ट्रपति और केंद्र सरकार तथा राज्य के बीच में एक सेतु का काम करता है ताकि राज्य और केंद्र के बीच संबंध बेहतर बना रहे। तो फिर विवाद क्या है भैया? क्या क्या विवाद है? पहला विवाद तो आप ये देखेंगे कि केंद्र में दूसरे की पार्टी हो, राज्य में दूसरे सरकार की पार्टी हो, सरकार हो पार्टी की, तो ये विवाद का मुद्दा बनता है। ये विवाद के मुद्दे उत्पन्न कहां से हुए? देखिए, हुआ ये कि 1967 से पहले क्या होता था, केंद्र और राज्य यानी सेंटर और स्टेट का चुनाव एक साथ होता था। ये अलग अलग होने लगा कुछ मामलों की वजह से, क्योंकि कई जगह राष्ट्रपति शासन लगा, फिर वहां पे चुनाव हुआ तो केंद्र में तो अभी सरकार चली रही थी और यहाँ पे सरकार टूट गई, तो फिर ऐसे धीरे धीरे करते करते ये 5 सालों का जो ड्यूरेशन एक साथ चलता था वो टूट गया। अब उसके बाद क्या हुई? एक नई श्रृंखला उत्पन्न हो गई। ऐसे में राज्यपालों को भी परिवर्तित करने का एक नया कॉन्सेप्ट चला कि जब नई केंद्र में सरकार आई तो राज्यपालों को बदलने लगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप देखेंगे कि जहां भी जैसे पंजाब, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहाँ लगातार राज्यपाल और उपराज्यपाल भी कहा जाता है केंद्र शासित प्रदेश में जो लोग प्रशासक होते हैं, तो उनमें कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो जा रहा है कि वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं और इसके पीछे कई सारे कारण भी है, राजनीतिक भी है और कुछ संवैधानिक मुद्दे भी हैं जिसमें स्पष्टता नहीं है। कई बार सुप्रीम कोर्ट में केस चलता है तो फिर स्पष्टता निकल के आती है।
अब इसमें क्या है, लंबे समय से रोक के रख रहे हैं ये विधेयकों को, क्योंकि उनके पास विधेयक जब तक जाएगा नहीं और उस पर वो साइन नहीं करेंगे तो कानून नहीं बनेगा। 2 वर्षों से 10 से ज्यादा विधेयक रोक रखे हैं केरल के राज्यपाल साहब आरिफ मोहम्मद साहब। भारत के संविधान में एक बात यह भी कही गई है कि धन विधेयक पर तो तुरंत साइन कर सकता है, तुरंत साइन करना होगा राज्यपाल को या राष्ट्रपति को, लेकिन कोई सामान्य विधेयक है तो वह अपना मत पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, साइन कर सकता है, जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है और राज्यपाल के पास शक्ति है कोई राष्ट्रपति के लिए आरक्षित भी रख ले। लेकिन कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है कि कितने समय में राज्यपाल को या राष्ट्रपति को सामान्य विधेयक पे जवाब देना होगा, साइन करना होगा। तो इसी का वो लोग क्या फायदा उठा रहे हैं कि 2 साल से 10 से ज्यादा विधेयक। अब आप सोचो कि आपको परिवार चलाना है, आपके घर के मम्मी को परिवार चलाना है, जो कि आप राज्य सरकार हैं, मम्मी आपकी, और उसमें पिताजी सहयोग ही ना करें, जो कि मान लो राज्यपाल हो, कहे ना ना हम कोई पैसा वैसा नहीं देंगे, दिमाग खराब है तुम्हारा, हम अटका करके रखेंगे, जैसे है वैसे चलाओ। तो बताओ परिवार संकट में आएगा कि नहीं आएगा? तो ऐसे राज्य को सुचारू रूप से चलाने में कानून उनून की देरी होगी तो फिर समस्या आएगी कि नहीं आएगी? कालीन भैया को बुलाया जाएगा फिर, यानी कालीन भैया कौन? सुप्रीम कोर्ट, वो आके बताएगी कि भाई फैसला कैसे करना है। ठीक है। दूसरा विवाद होता है चुनाव से संबंधित। कई बार क्या होता है, जब चुनाव के पहले अलग अलग पार्टियां लड़ती हैं, वो विरोध भी करती हैं और फिर उसके बाद क्या होता है कि अगर किसी को बहुमत नहीं मिलता है तो आपस में आकर के मिल जाती हैं चुनाव के बाद, भले विरोधी पार्टी रही हो। जैसे जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती की पीडीएफ और बीजेपी ने मिल के सरकार चलाई, जबकि दोनों एक दूसरे के धुर विरोधी हैं। तो ये मामला आ जाता है राज्यपाल के तहत कि वो अपने विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करके किसको सरकार बनाने की अनुमति देता है। ठीक है। अब बात करते हैं कि आखिर एक विधेयक को कानून बनाने की प्रक्रिया क्या है। भाई कैसे कोई कानून बनता है विधेयक? तो सबसे पहले तो कैबिनेट मिनिस्टरों की बैठक होती है। कैबिनेट की क्या होगी? बैठक होगी। उसमें किसी मुद्दे पर प्रस्ताव लाया जाएगा और इस प्रस्ताव को तैयार करके जब विधानसभा या संसद में पेश किया जाता है तो विधेयक कहलाता है। और ये विधेयक अगर 2 सदन है, यहाँ से भी पास हो गया, यहाँ से भी पास हो गया, तो फिर उसके पास राष्ट्रपति या राज्यपाल के पास जाता है और जब वो उस पर अपने साइन और सहमति दे देते हैं तो वो बदल जाता है किसमें? कानून में परिवर्तित हो जाता है। सामान्य विधेयक पर कोई समय सीमा नहीं, धन विधेयक पर तुरंत साइन का प्रोविजन हो सकता है। ठीक है, हुआ है। अब बात कर लेते हैं कि जो सिफारिशें की गई हैं प्रमुख केसेस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। एक केस हुआ था, इसको जरूर आप पढ़िएगा, एसआर बोम्मई केस। ये बोम्मई है, बंबई लिखा हुआ है, एसआर बोम्मई केस, इसको आप जरूर पढ़ें। एसआर बोम्मई बनाम भारत सरकार। इसमें राज्य के बहुमत का फैसला राजभवन की जगह विधानमंडल में होना चाहिए। राष्ट्रपति शासन लगाने से पहले राज्य सरकार को शक्ति परीक्षण का मौका देना चाहिए। अब यहाँ आया राष्ट्रपति शासन लगाने से पहले, तो यहाँ भी 356 भी राज्यपाल और राज्य विधानसभा में अगर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार है तो एक गंभीर मुद्दा है जो विवाद का कारण बनता है। क्योंकि जब राज्यपाल केंद्र सरकार में राष्ट्रपति को सिफारिश भेजता है कि राज्य में केंद्र सरकार अच्छे से काम नहीं कर रही, यहां राष्ट्रपति शासन लगा के राज्य सरकार को भंग करिए, हटाइए, तो फिर क्या है, ये अपना मनमौजी काम भी कर सकता है। तो इसी पे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि राष्ट्रपति शासन लगाने से पहले राज्यपाल पूर्ण मौका दे शक्ति परीक्षण का, ताकि वह पॉलिटिकल पार्टी अगर कह रही है मेरे पास बहुमत है तो बहुमत सिद्ध करे। ठीक है। अगला केस था रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत सरकार। ये भी जरूर आप ध्यान दीजिएगा इस पे। इसमें भी राज्यपाल के पद से संबंधित एक फैसला है जिसमें कहा गया था कि विधानसभा चुनाव में किसी दल को, ये दल है, बहुमत नहीं मिलता है और कुछ दल मिलकर सरकार बनाने का दावा करते हैं तो इसमें कोई समस्या नहीं है, चाहे वो चुनाव पूर्व गठबंधन कर लिए हो या चुनाव के बाद। फिर एक था नाबाम रेबिया। ठीक है, इसको भी जरूर देखिएगा, यह 2016 में आया था। ठीक है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि राज्यपाल के विवेक के प्रयोग से संबंधित जो आर्टिकल 153 है, 63 नहीं है, 53 कर लीजिएगा, 153 सीमित है और इसके द्वारा की जाने वाली कार्रवाई मनमानी नहीं होनी चाहिए, काल्पनिक नहीं होनी चाहिए। उसके लिए तर्क होना चाहिए, संवैधानिक आधार होना चाहिए, उसको संविधान के तहत रहते हुए काम करना चाहिए। ठीक है।
अब राज्यपाल के पोस्ट से संबंधित जो प्रमुख आयोग और समितियां बनाई गई थी, उन्होंने कुछ बड़े महत्वपूर्ण बातें की हैं। अगर सोचिए कि ये जो पॉलिटिकल पार्टियां अपने व्यक्ति को, अपने जानने वाले पॉलिटिकल पार्टी के सदस्यों को राज्यपाल बना रही हैं केंद्र सरकार में जो होती हैं, क्योंकि राज्यपाल नियुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को है और राष्ट्रपति को सलाह देने का अधिकार केंद्र सरकार को है, तो केंद्र सरकार अपने ही वाले आदमी को न भी राज्यपाल बनाता है जो उसके पॉलिटिकल पार्टी को समर्थन करे। तो सोचिए वो हमेशा बैलेंस रहेगा या इम्बैलेंस रहेगा? जवाब है इम्बैलेंस रहेगा। जैसे अब यहां पर आप अपने पुनः परिवार का उदाहरण ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि पिताजी ने कोई कांड किया और उनके भाई हैं, तो भाई उनका समर्थन करेंगे कि नहीं करेंगे? किसी भी तरह सपोर्ट करता है ना परिवार का सदस्य का आदमी परिवार को, तो जाहिर सी बात है राज्यपाल केंद्र सरकार का सपोर्ट करेगा कई मुद्दों पे, अगर राज्य में दूसरे पार्टी की सरकार है ना। तो ऐसे में 1966 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन हुआ मोरारजी भाई देसाई की अध्यक्षता में, ठीक है। और इसमें आपको 2 पॉइंट देखिए, एक तो जीएस पेपर 2 के लिए और जीएस पेपर 4 के लिए ये प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग और सेकंड प्रशासनिक सुधार आयोग, इन दोनों की रिपोर्ट की फोटोकॉपी मिलती है दुकानों पे, जरूर खरीद लीजिएगा। मौका लगा तो हम आपको नैतिक अनैतिक चीजों यानी जीएस पेपर 4 पे भी कभी क्लास जरूर लेंगे आपकी, ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे सुकरात की बात करेंगे, वॉल्टेयर की बात करेंगे, भारत के प्रमुख दार्शनिकों की बात करेंगे। इस रिपोर्ट में जो राज्यपाल के पोस्ट की बात की गई वो है किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाना चाहिए जो किसी दल से संबंधित ही ना हो, विवाद ही समाप्त हो जाता। यानी वो जब शपथ लेता तो क्या करता? वो शपथ लेता तो फिर वो कोई बैलेंस करने का प्रयास नहीं करता, बल्कि स्वतंत्र रूप से क्या करता? राज्यों के लिए काम करता। दूसरा, 1970 में तमिलनाडु सरकार ने राजमन्नार समिति बनाई थी, पूर्व न्यायाधीश थे ये राजमन्नार साहब। इसमें राज्यपाल के पद से संबंधित एक बात कही गई, कहा कि राज्यों को भी शामिल किया जाना चाहिए राज्यपाल की नियुक्ति में, यानी मुख्यमंत्री को। अब आप बताइए, अगर मुख्यमंत्री की भी सिफारिश ली जाए, उससे भी पूछा जाए कि हम फला आदमी को बना रहे हैं राज्यपाल, क्या आप सहमत हैं, और वो 3-4 नाम दे दे और उसमें से एक नाम मिलके सभी लोग चुन ले, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं होती। अब मानो कोई एक आदमी परसेप्शन पहले से बिहार के वर्तमान कोई मुख्यमंत्री हैं, मान आरिफ मोहम्मद खान साहब हैं, इनका परसेप्शन बना हुआ है कि बिहार के मुख्यमंत्री अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, या फिर ये लगातार बयान दे, या कोई भी राज्यपाल हुआ वो लगातार किसी राज्य सरकार के खिलाफ बयान देने लगे और उसका ट्रांसफर करके उस राज्य का ही राज्यपाल बना दिया जाए, तो बताइए वो संबंध अच्छा रहेगा? मुख्यमंत्री से पूछा ही नहीं गया। अगला सबसे इंपॉर्टेंट जो कि आपको नोट करना है और समझना है वो क्या है? वो है आपका 1980 में गठित सरकारी आयोग और 88 में रिपोर्ट दिया। बीपीएससी एग्जाम में डायरेक्ट यही ईयर पूछ लिया था कि सरकारी आयोग ने कब अपनी रिपोर्ट दी थी, तो 1988 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। और राज्यपाल से संबंधित बात पे इसने ये कहा था कि राज्यपाल का पद एक स्वतंत्र संवैधानिक पोस्ट है। राज्यपाल न तो केंद्र सरकार के अधीनस्थ है और न ही उसका कार्यालय केंद्र सरकार का कार्यालय है, यानी राज्यपाल का पोस्ट ये निष्पक्ष पोस्ट है जो संविधान के दिए गए शक्तियों के अनुसार और उसकी लिमिटेशन के अनुसार कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है और उसे करना चाहिए। ये निकल गया मल्टीपल डायमेंशन वाला पोर्शन जो मैंने उस 3-4 आर्टिकल को निकाल के आपके सामने पूरा खोल करके रख दिया। लेकिन आगे की राह क्या होनी चाहिए, किस प्रकार से इस विवाद को रोका जा सकता है, चाहे दिल्ली का विवाद हो, केरल का हो या किसी राज्य का हो। इस विवाद को रोकने का सबसे पहला अच्छा तरीका मैं मानता हूं प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश कि किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित व्यक्ति को राज्यपाल न बनाया जाए, एक स्वतंत्र व्यक्ति को बनाया जाए जो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और वो विधानसभा का सदस्य चुने जाने के लायक भी हो और सोचने समझने और संविधान की उसकी अच्छी जानकारी हो। ऐसे आदमी बहुत हैं भैया, 140 करोड़ लोगों में 28 लोग ना मिलेंगे जी, 28 राज्य है ना, 28 लोग नहीं मिलेंगे ऐसे, तो ये तो बिल्कुल अलग बात है। तो संविधान में ऐसा संशोधन किया जा सकता है, या फिर ये भी संशोधन करके एक नया पॉइंट जोड़ा जा सकता है कि राज्यपाल की शपथ में एक ऐसा संशोधन कर दिया जाए जिसमें लिखा हो कि हम शपथ लेते हैं कि हम संविधान के तहत काम करेंगे, ना कि केंद्र सरकार की सिफारिश के अनुसार। भले वो केंद्र सरकार का सपोर्ट करे क्योंकि वो प्रतिनिधि है राज्य में केंद्र सरकार का,
वो सपोर्ट करे, उनको बताए क्या काम हो रहा है, संवैधानिक चल रहा है या गैर संवैधानिक सरकार चल रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो राज्य सरकार में अगर संविधान के तहत ही काम चल रहा हो, कानून बनाने की प्रक्रिया के तहत विधायिका का अधिकार है कानून बनाना, और उसको रोक लगा रहे हो, राज्यपाल साइन न कर रहे हो, तो क्या है, संविधान का उल्लंघन है ना, शक्तियों के विकेंद्रीकरण का अपमान है। इतना पॉइंट समझ गए तो आगे की राह भी हो गई। अब बात संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता में भाग लेने यूएई जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। जलवायु परिवर्तन की बात आई है तो सबसे पहले जलवायु परिवर्तन की बात कर लेते हैं। अब ये चीज बताओ कि आज तुम्हारे रूम का टेम्परेचर 15 से 22 डिग्री प्रत्येक वर्ष बना रहता है, इतना ही मिनिमम टेम्परेचर। अब ये बढ़ करके 30 से 35 डिग्री या 40 डिग्री के तक पहुंच जाए तो तुम क्या करोगे? मेरे कमरे का तापमान जो है परिवर्तित हो गया है। पहले 2 साल पहले की बात है कि इससे ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती थी कमरे में रहने पे भी, अब बहुत ज़्यादा उमस हो रही है कमरे में रहने से। तो क्या है? ये जलवायु परिवर्तन का प्रमाण है। ये जलवायु परिवर्तन होता कैसे है? एक तो है प्राकृतिक कारण और दूसरा है मानवीय कारण। प्राकृतिक कारण में जो होता था जलवायु परिवर्तन, जैसे पहले हिमकाल आया, फिर उसके बाद आप देखते थे कि फिर हिम पिघल जाते थे, एक बेहतर सामान्य ग्रीष्मकाल जैसा मौसम रहता था, हरे पेड़ पौधे उगते थे, फिर हिमकाल आता था, ऐसे हुआ। लेकिन मानवीय कारणों से क्या इन्होंने क्या किया? वनों को काटना शुरू किया। लालच, जहां मनुष्य आया लालच स्टार्ट, ठीक है, वनों को काटना शुरू किया। फिर सड़कों का निर्माण अवैध तरीके से पर्वतीय क्षेत्रों में करना शुरू कर दिया। अवैध खनन प्रारंभ हो गया, यानी दिया गया कि 1000 स्क्वायर किलोमीटर में आपको काम करना है तो आप काम करने लगे 50,000 स्क्वायर किलोमीटर में। समझ रहे हैं ना? थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा क्योंकि ऑफ होने वाला है लैपटॉप, तो थोड़ा चार्ज में लगा लिया जाए। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? ये अवैध तरीके से खनन हुआ। आपको दिया गया 1000 स्क्वायर किलोमीटर की भूमि और आप 10,000 स्क्वायर किलोमीटर भूमि में खनन करने लगे, तो ये क्या हुआ? अवैध तरीके से खनन का ही तो प्रमाण है। समझ रहे हैं? यह अवैध तरीके से खनन का ही क्या है? प्रमाण है। फिर उसके बाद क्या आप देखते हैं कि लगातार कार्बन डाइऑक्साइड और क्या कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या हो रहा है? उत्सर्जन बढ़ते चला जा रहा है। फिर हम रेफ्रिजरेटरों से जो CFC निकलती है उस गैसेस को बढ़ा रहे हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि जलवायु परिवर्तन व्यापक रूप से बढ़ती चली गई। अब क्या हो रहा है? पर्वतों पे जो ग्लेशियर्स होते थे वो हिम नद अब गल रहे हैं। नदी जल का स्तर बरसात में और ज़्यादा बढ़ जा रहा है। कभी खूब बारिश हो रही है तो कभी पूरा सूखा पड़ जा रहा है। फिर ये सारे प्रभाव एल नीनो और लानीना की वजह से हो रहा है। अब एल नीनो लानीना की बात आई तो ये आपको मैं होमवर्क देता हूं, अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, वरना ज्योग्राफी की क्लास में हम व्यापक रूप से इसकी चर्चा करेंगे। इसमें एक बात और आई है कि ग्लोबल स्टॉक टेक का समापन होगा। ठीक है, तो भैया ये क्या है ये भी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले बिटवीन द लाइन का प्रोसेस शुरू करते हैं। पहला पॉइंट इससे निकाला मैंने कि आखिर ये सम्मेलन होता क्या है। तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित कोई भी वार्ता करनी हो, संधियां करनी हो, भविष्य की योजना बनानी हो, तो उसके लिए सबसे पहले सम्मेलन तो हुआ था 1987 में भी एक सम्मेलन हुआ था जिसको ब्रटलैंड सम्मेलन कहते हैं। ब्रटलैंड सम्मेलन इसी के आसपास हुआ था। थोड़ा सा मैं डेट में कंफ्यूज हो रहा हूं लेकिन शायद अकॉर्डिंगली यही है। उससे पहले एक और 1972 का स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था। फिर 1992 में प्रथम सम्मेलन हुआ जिसको कहते हैं पृथ्वी सम्मेलन। ये ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। इसे पृथ्वी सम्मेलन का नाम दिया गया और इससे निकल करके 3 संस्थाएं आई। एक UNFCCC, फिर उसके बाद आपको UNCAD, ठीक है, और ऐसे ही एक और संस्था निकल के आई। इस बारे में आप मुझे तुरंत कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपको पता है तो। ये 3 संस्थाएं निकल करके सामने आई इससे, और इसी UNFCCC के माध्यम से कहा गया कि प्रत्येक वर्ष जलवायु पर वार्ता करने के लिए वैश्विक नेता मिलेंगे, देश के मुखिया मिलेंगे, जिनमें क्या हुआ? कॉप, यानी ये जो पार्टी है
उनका एक पार्टीज का कॉन्फ्रेंस होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो उनके लिए पहला सम्मेलन हुआ था 1995 में बर्लिन जर्मनी में, और उसके बाद से एक श्रृंखला चलने लगी जिसमें अभी 28वां सम्मेलन जो है संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में हो रहा है, यानी COP 28 कहां हो रहा है, तुरंत नोट करिए, COP 28 ये दुबई में हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज। ठीक है, जिसे UNFCCC कहते हैं, यही ये सम्मेलन कराता है, जिसका गठन 1994 में पृथ्वी सम्मेलन के उपरांत किया गया। ठीक है, इसके मुख्यालय की बात करें तो ये सभी प्रीलिम्स फैक्ट हो गए, न्यूयॉर्क शहर में है। भारत देश का एक हस्ताक्षर देश है इसका। ठीक है, और इसमें कौन कौन सी भाषा में काम किया जाता है, तो अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश। ये डायरेक्ट प्रीलिम्स में पूछ दिया जाएगा कि UNFCCC से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा पे काम किया जाता है, इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। तो आप दोनों काटेंगे कि नहीं काटेंगे, कहेंगे नहीं, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और हिंदी भाषा में तो इसमें काम ही नहीं होता है। COP किसे कहते हैं, यह सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है, यानी सभी जो सदस्य देश के मुखिया आते हैं इसी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के तहत वो मिलते हैं। ठीक है, COP 5 बर्लिन जर्मनी में 1995 में हुआ था और उसके बाद से ये श्रृंखला चलती चली आ रही है। COP 28 संयुक्त अरब अमीरात में 2023 में हो रहा है, दुबई शहर में। इतना पॉइंट आप समझ गए। अब बात करते हैं कि भारत ने पर्यावरण अनुकूलन के लिए क्या कदम उठाए हैं। अब वापस से मैं आपको याद दिलाता हूं, स्टार्टिंग में एस्से की बात मैंने की थी कि हमें भारतीय होने पे गर्व क्यों होना चाहिए। जब विश्व जलवायु परिवर्तन को लेके परेशान है, तो इन्वायरमेंट वाले सेक्शन में हम डालेंगे एस्से में। तब भारत क्या कह रहा है, 2050 तक देश के कुल ऊर्जा जरूरत का 50% गैर जीवाश्म ईंधन से पूरा करने की बात कर रहा है। गैर जीवाश्म ईंधन मतलब पेट्रोलियम, डीजल, इन सब का प्रयोग, कोयला का प्रयोग नहीं करेंगे। हम सौर ऊर्जा का प्रयोग करेंगे, जल विद्युत परियोजना का प्रयोग करेंगे, पवन ऊर्जा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसके माध्यम से ज्वार ऊर्जा का प्रयोग करेंगे, जो ज्वार भाटा आता है। फिर भारत कह रहा है कि 2070 तक हम देश को उत्सर्जन मुक्त बनाने का लक्ष्य रखे हैं, यानी जितना कार्बन का उत्पादन हम करते हैं उतना ही करेंगे, उससे ज्यादा कभी नहीं करेंगे, यानी न्यूट्रल हो जाएंगे। ठीक है, फिर भारत ने कहा है कि 2030 तक 500 गीगावाट ऊर्जा गैर जीवाश्म ईंधन से, यानी वही सौर ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, इन सब से प्राप्त करेंगे। ठीक है, फिर कहा गया है कि 2030 तक 45% तक अपनी उत्सर्जन की जो तीव्रता है, यानी हम जो कार्बन का उत्सर्जन तीव्रतम रूप से कर रहे हैं उसको 45% तक क्या करेंगे, घटा लेंगे। ठीक है, अब ये COP 21 को आप जरूर पढ़ लीजिएगा जरा कि COP 21 क्या है, क्योंकि COP 21 बहुत प्रमुख सम्मेलन था इसका, जो कि 2015 में पेरिस में हुआ था और इसके तहत पेरिस समझौता तय किया गया। इसी में बात की गई थी NDC की, यानी राष्ट्रीय निर्धारित योगदान, और कहा गया प्रत्येक देश अपने अपने हिसाब से क्या करेंगे, एक निर्धारित मानक के अनुसार जलवायु परिवर्तन पे क्या काम कर सकते हैं वो करेंगे। ठीक है, अब ग्लोबल स्टॉकटेक, इसी पेरिस समझौते के तहत जो अभी हम लोग बात कर रहे थे ना, उसमें कहा गया था कि हम 1 डिग्री से लेकर के 2 डिग्री के बीच में विश्व का तापमान बनाए रखेंगे, और उसके लिए क्या होगा, वैश्विक रूप से वार्षिक मूल्यांकन प्रकाशित किया जाएगा। और ये तय किया गया था COP 26, जो कि ग्लासगो ब्रिटेन में हुआ था। ठीक है, उसी के तहत तय किया गया था। उसी की अब रिपोर्ट आने वाली है कि कौन सा देश कितना बेहतर काम किया है जलवायु परिवर्तन पर, जिसके सभी देश के मुखिया आकर के माइक पर बताएंगे। अब बात आ गई आगे की राह और निष्कर्ष पर। ये आप जरा बताओ मुझे कि आप अगर एक देश के मुखिया होते, लगातार जलवायु परिवर्तन से आप देख रहे हैं कि आपके द्वीप समूहों को खतरा है, समुद्र का जलस्तर बढ़ता चला जा रहा है, वो डूबने वाले हैं, पर्वतीय क्षेत्रों की आबादी संकट में है, लगातार जो है जंगलों की आग लगने की घटना हो रही है, तीव्र गर्मी पड़ने की वजह से पशु पक्षी नुकसान हो रहे हैं, वैश्विक रूप से भारत लगभग आपदाओं का केंद्र बना हुआ है, कई सारी आपदाएं आ रही हैं प्राकृतिक और मानवीय। ऐसे में जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो आपदाएं हैं वो भी तीव्रतम रूप अपना लेती जा रही हैं, तो आप क्या करते?
आप एक जिले के ही अधिकारी होते तो आप जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए और अपने पर्यावरण को, अपने जिले के पर्यावरण इन्वायरमेंट को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या कदम उठा सकते थे, कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत, क्योंकि ये प्रमुख सम्मेलन है। इनमें आपको कौन कौन से सम्मेलन को विशेष ध्यान देना है। पहला ध्यान देना है COP21 पेरिस का, फिर ग्लासगो दे दीजिएगा, फिर उसके बाद आप देख लीजिएगा बाली रोड मैप को, फिर मॉन्ट्रियल को दे दीजिएगा, माराकास एकॉर्ड को भी दीजिए, क्योटो प्रोटोकॉल, और फिर उसके बाद ये 92 का तो आप जरूर अर्थ समिट पढ़िए। एक और मैं बता दे रहा हूं, 2016 में हुआ था कानकुन सम्मेलन, कानकुन सम्मेलन, इसको जरूर देखिएगा आप, ठीक है। इसमें भी कुछ प्रमुख चेंजेस हुए थे और कुछ संस्थाएं निकल के सामने आई थी। अब बात पूर्वोत्तर के 15 पर्यटक स्थलों की। लेकिन जब पूर्वोत्तर की बात आती है तो 8 सिस्टर या 7 सिस्टर कहते हैं, 8 मिलके होता है सिक्किम। 7 सिस्टर में कौन कौन? अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और असम। ये हो गए आपके 7 सिस्टर और एक सिक्किम। इनका जब नाम आता है तो आपको क्या क्या याद आता है, बता सकते हैं? तो आपके जहन में आता है बड़े बड़े पर्वत, उनके ऊपर बड़ी बड़ी जो पेड़ पौधे हैं वो नज़र आते हैं, वहाँ पांडा नज़र आएगा, वहाँ अलग अलग जीव जंतु नज़र आएंगे, वहाँ गेंडा नज़र आएगा, टाइगर्स नज़र आएंगे, बड़ी बड़ी नदियाँ, ब्रह्मपुत्र नदी, उनमें माजुली द्वीप समूह नज़र आएगा। माजुली नदी के द्वारा बनाया गया नदी के अंदर सबसे बड़ा द्वीप है विश्व का माजुली द्वीप, नोट कर लीजिए, मैं लिख दे रहा हूँ माजुली। ये ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया नदी द्वीप है जो विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है, माजुली ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या दिखेगा? मिलोसिस बेसिन मिजोरम में, जहां की चट्टानें थोड़ी मुलायम होती हैं। आपको मणिपुर का लोकटक झील जहां पे हिरन डांस करती हुई नजर आ रही है, जिसको डांसिंग डियर कहते हैं। आपको नामदफा टाइगर रिजर्व दिखाई देगा, पक्के टाइगर रिजर्व, मानस, काजीरंगा, गंगटोक, कंचनजंगा की पहाड़ियां, असम का कामाख्या मंदिर। तो ये क्या है? सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, जनजातीय विविधता वाला क्षेत्र है। साथ ही साथ यह क्षेत्र क्या है? रणनीतिक महत्व का भी है, जो भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि यहां देखिए, ये है आपका सिक्किम, ये है आपका अरुणाचल प्रदेश, ये है आपका मिजोरम, ये है त्रिपुरा, ये है मेघालय, ऐसे आ गया। यहाँ है आपका असम, यहाँ है अरुणाचल प्रदेश, ये है नागालैंड, ये है मणिपुर, ये है आपका मिजोरम, ये है आपका त्रिपुरा, ये है मेघालय और ये है आपका सिक्किम, ठीक है। ऐसे में यहाँ चाइना, यहाँ नेपाल, यहाँ भूटान, फिर यहाँ चाइना, यहाँ म्यांमार और यहाँ बांग्लादेश। अब बताओ, चाइना बांग्लादेश के कुछ बंदरगाहों पे डेवलपमेंट कर रहा है, म्यांमार के सीतवे बंदरगाह पर काम कर रहा है, सीतवे बंदरगाह, नेपाल तक अपनी रेल लाइन लेके आ रहा है, भूटान में सामाजिक आर्थिक विकास कर रहा है। अगर भविष्य में मान लो भारत ने यहाँ मजबूत सामाजिक आर्थिक विकास नहीं किया और ये चिकन नेक जो कि मात्र 15 से 20 किलोमीटर या 18 किलोमीटर ही चौड़ा है, इसको पार करते हुए बांग्लादेश और भूटान मिलके चीन मिल गए, ये ट्राई जंक्शन बना दिया यहाँ पे, और फिर पूरा उत्तर पूर्व भारत अलग हो जाएगा कि नहीं। और भारत का ये सामाजिक आर्थिक रूप से जहां राष्ट्रीय आंदोलन लड़े गए, मणिपुर की रानी गैडिलियो, जिसको उन्होंने रानी शब्द दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस जनजातीय महिला को। फिर उसके बाद हमारी जो गाथा है इतिहास की, मॉडर्न हिस्ट्री की, कि मणिपुर के इम्फाल तक सुभाष चंद्र बोस की सेना पहुंच गई थी, ये सब हमसे अछूता हो जाएगा। साथ ही साथ हमारा दक्षिण पूर्व एशिया से कनेक्शन कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि दक्षिण पूर्व एशिया से संबंध आसियान देशों से बनाए रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये पॉइंट निकल के आए और इसकी महत्ता की बात हमने अभी यहां पर कर ली, जो कि बहुत ज्यादा व्यापक रूप से अब चर्चा का कारण नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे आप
जैव विविधता देखेंगे, बड़े बड़े पर्वत देखेंगे, अलग अलग टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क देखेंगे, मिलोसिस बेसिन देखेंगे। यहाँ शुद्ध पर्यावरण की वजह से और इन्वायरमेंट अच्छा और पर्वतीय और घाटियों क्षेत्रों की वजह से यहाँ पे पर्यटन के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक भी आते हैं। फिर इसमें पॉइंट निकल के आई है स्वदेश दर्शन योजना। तो ये भारत के संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्रत्येक राज्य में पूर्ण रूप से केंद्र सरकार के द्वारा वित्त पोषित एक योजना है जो वहाँ की सांस्कृतिक धरोहरों का विकास कर रही है। वहाँ पे अलग अलग सर्किट का निर्माण किया जा रहा है। जैसे इस योजना को शुरू किया गया 2014-15 के वित्तीय वर्ष में, और उसमें 15 सर्किट के आधार पे डेवलपमेंट किया जाएगा। ग्रामीण सर्किट, गांधी सर्किट, बौद्ध सर्किट, सूफी सर्किट, कृष्णा सर्किट, ये सभी आध्यात्मिक सर्किट, ठीक है। ये पूर्वोत्तर राज्यों को क्या करेगा, विकसित करेगा, जहां 15 क्या किया जा रहा है, अलग अलग बनाया जा रहा है। अब बात आ गई फटाफट प्रीलिम्स फैक्ट की। भैया तुमने पढ़ा होगा प्रधानमंत्री अभी तेजस विमान उड़ाए हैं, तो सबसे पहले तो तुम होमवर्क नोट करो कि तेजस के बारे में जाके पता करो। साइंस और टेक का एक होमवर्क दे रहा हूं। तेजस हेलीकॉप्टर कौन बनाया, कितना हल्का है, कितना उसका रेंज है, कब तक उड़ सकता है, ये सब पता करिए। फिर वो HAL में गए थे, तो हमने पता किया कि HAL जो है 1940 दिसंबर में मैसूर के एक सेठ साहब थे, बालचंद हीराचंद, उनके सहयोग से शुरू हुआ और 64 में इसको नाम मिला हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। और इसके प्रमुख कार्यालय जो उप कार्यालय है नासिक, कानपुर, कोरापुट, लखनऊ, हैदराबाद में अवस्थित है। फिर डेविस कप, इसमें भारत के 2 टेनिस के खिलाड़ी हैं। वो टेनिस के खिलाड़ी पाकिस्तान जाने से मना कर रहे हैं, तो ये डेविस कप चर्चा में है। ये टेनिस से संबंधित है, युगल खेल है। अगला है, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। भारत में अब तक कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? 54 से 55 होने वाला है, यानी 54वां है। 54वां टाइगर रिजर्व जो है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ये मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व है, ठीक है। सर्वाधिक टाइगर रिजर्व इसी मध्य प्रदेश में है। फिर सेबी का वर्णन आया था अखबार में, तो ये 1992 में इसका गठन किया गया 12 अप्रैल को। डायरेक्ट डेट भी पूछ देता है प्रीलिम्स में। और इसका प्रमुख कार्य है जो शेयर बाजारों में निवेशक होते हैं, प्रतिभूतियों में जो निवेश करते हैं, उनका विनियमन करना। कोई गैर वैधानिक तरीके से तो काम नहीं कर रहा है, कोई शेयर में खुद ही खरीद करके बड़ा गिरावट कर दे रहा है और फिर उसको बेच रहा है। ये काफी महत्वपूर्ण संस्था है भारत के लिए, ठीक है। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र मुंबई में अवस्थित है और इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष इसको प्राप्त हुई है माधवीपुरी बुच, जो कि प्रथम महिला है, माधवीपुरी बुच। फिर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, भारत में बाघों के संरक्षण के लिए मैंने बात की कि 1972 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1972 में। इस प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का, तो वन और पर्यावरण मंत्रालय का जो केंद्रीय मंत्री होता है वो इसका अध्यक्ष होता है, ठीक है। अब वर्ल्ड मैप की बात करते हैं। मराकेश, यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी जो है टाउ बकल है, जहां एटलस माउंटेन पाया जाता है। इसका एक किनारा जहां अटलांटिक महासागर की ओर है, तो दूसरा किनारा मेडिटेरेनियन सी की ओर है, और स्पेन और इसके बीच में जिब्राल्टर जल संधि पाई जाती है, ठीक है। यहीं से एक मोरक्को से ही एक यात्री आया था मध्यकालीन भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के जमाने में। बता सकते हैं उसका नाम क्या था? इब्न बतूता। इब्न बतूता यहीं से आया था भैया, ठीक है, मोरक्को से। मोरक्को का यात्री था वो, मोहम्मद MBT के काल में आया था, जिसको इब्न बतूता को उसने दिल्ली का काजी बना दिया था, दिल्ली का काजी। फिर उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन, इसमें कौन कौन से क्षेत्र सम्मिलित हैं? स्कॉटलैंड देखिए, यहाँ पे आप ब्रिटेन का क्षेत्र देखिए, ये सभी इसमें सम्मिलित हैं। फिर यहाँ पे आपको आयरिश सी देखने को मिलेगा, नॉर्थ अटलांटिक ओशन देखने को मिलेगा, नॉर्थ सी देखने को मिलेगा, यहाँ इंग्लिश चैनल देखने को मिलेगा। तो ये सभी आपको जानना चाहिए कि इंग्लिश चैनल कहाँ है, नॉर्थ सी के किनारे कौन कौन से देश हैं, आयरिश सी के किनारे कौन कौन से देश हैं, नॉर्थ आयरलैंड, फिर आयरलैंड, ये अलग अलग क्या क्या चीज़ें हैं, ये सभी आपको जानना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो इसमें कौन कौन से प्रमुख मरुस्थल पाए जाते हैं, विक्टोरिया मरुस्थल, ऐसे करके कई सारे मरुस्थल हैं। फिर लेक इयरी ये क्या है, फिर उसके बाद अलग अलग जल संधि, बास जल संधि, टोरस जल संधि, अराफुर सी, तिमोर सी, इंडियन ओशन, फिर ये अलग अलग खाड़ियाँ हैं। फिर यहाँ पे आप देखेंगे ग्रेट बैरियर रीफ, जो कोरल रीफ से इसके नॉर्थ ईस्ट में, डायरेक्ट UPSC ने ऐसे प्रश्न पूछे हुए हैं, ठीक है।
फिर उसके बाद स्पेन की बात करें तो पुर्तगाल और फ्रांस से सीमा साझा करता है। एक तरफ इसके बिस्के की खाड़ी है, दूसरी तरफ भूमध्य सागर है। फिर उसके बाद यहाँ नॉर्थ अटलांटिक ओशन है और जिब्राल्टर जल संधि मिलता है। और यहाँ आइबोरियन सी, यहाँ बैल्निक सी, यहाँ गल्फ ऑफ लॉयन, इन दोनों के बीच में है, फ्रांस और स्पेन के बीच में। फिर स्विट्जरलैंड के बारे में पता करिए, इसकी राजधानी कौन है, किस नदी के किनारे अवस्थित है, लैंडलॉक है या फिर ओपन है, तो ये लैंडलॉक कंट्री है। और इसके किनारे किनारे फ्रांस है, इटली है, ऑस्ट्रिया है, लिंस्टीन है, जर्मनी है। ठीक है, तो आज की इस क्लास में इतना ही। उम्मीद है शानदार जानदार तरीके से आपने ये सीरीज एंजॉय किया, और कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा कि नवाज सर के साथ कितना इंटरेस्टिंग तरीके से आप समझ रहे हैं करंट अफेयर की इस डेली न्यूज एनालिसिस प्रैक्टिस सेट को। स्वागत करते रहिएगा, हौसला बढ़ाते रहिएगा, कमेंट बॉक्स भर दो झारम जार एकदम। नमस्कार।